नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास जिसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे पाषाण काल। और इस पूरे पाषाण काल के टॉपिक को हम दो भागों में देखेंगे। एक हम देखेंगे मानव उद्विकास और दूसरा देखेंगे पाषाण काल। पहले हम देखेंगे कि मानव उद्विकास के अंतर्गत मानव का विकास कैसे हुआ, मानव एक बंदर से आधुनिक रूप में मानव कैसे बना, एक संक्षिप्त में देखेंगे। उसके बाद फिर पाषाण काल की शुरुआत होगी जिसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल देखेंगे। ठीक है। मानव उद्विकास। मानव उद्विकास तो मानव उद्विकास में ये नौ नौ चरण है जिसका आपको क्रम याद करना होगा। जिसमें पहला है कपि, दूसरा रामापिथिकस, उसके बाद डायोपिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हैवियस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन मानव और आधुनिक मानव। ठीक है। कौन? कपि, एक बार फिर से, कपि, रामापिथिकस, डायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हैवियस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन और आधुनिक मानव। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को आदि मानव कहा जाता था जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहता था। ठीक। क्या कहा जाता था? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को ही आदि मानव कहा जाता था और ये दक्षिण अफ्रीका में रहता था, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक है। होमो हैवियस ये औजार का निर्माण करता था। इसकी एक विशेषता है कि होमो हैवियस जो था वो औजार का निर्माण करता था। होमो इरेक्टस ये खड़ा होना सीख गया था। साथ ही साथ इसने चकमक पत्थर से आग की खोज भी की थी। ठीक है। अगला है निएंडरथल। इसने शवों को दफनाना सीख लिया था। ये वृक्षों की छाल पहनता था। साथ ही साथ ये मुख्य रूप से जर्मनी क्षेत्र में पाया गया है। ठीक है। उसके बाद क्रोमैग्नॉन ये गुफा में निवास करने लगा था, चित्रकारी करना सीख गया था और इसी को प्रारंभिक पूर्ण मानव कहा जाता है। उसके बाद आधुनिक मानव जो वर्तमान स्वरूप में है। मतलब ये कम से कम ये 5 लोगों के बारे में महत्वपूर्ण कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो है वो आदि मानव है, वही दक्षिण अफ्रीका में पाया था। होमो हैवियस औजार बनाता था। होमो इरेक्टस खड़ा होना सीख गया था, आग जलाना सीख गया था। निएंडरथल शव को दफनाता था, वृक्षों की छाल पहनता था, जर्मनी में रहता था। क्रोमैग्नॉन गुफा में निवास करता था, चित्रकारी करता था और इसी को प्रारंभिक पूर्ण मानव कहते हैं। अब अगला हम देखेंगे। अब यही एक तरीके से ये क्रम है मानव विकास के। ये क्रम आपको याद रहना चाहिए, ये क्रम पूछा जाता है। ठीक है। अब इन्हीं जो ये विशेषताएं हैं कुछ मानवों की, उसी को हम फिर से एक बार देखेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को आदि मानव कहा जाता है। यह आज से 50 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। ठीक है। इसमें दो बात। पहली बात कि इन्हीं को ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को ही आदि मानव कहा जाता है। ठीक है। और ये कहाँ रहते थे? दक्षिण अफ्रीका में 50 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है। अगला, होमो हैवियस मानव को औजार निर्माता कहा जाता है। मतलब होमो हैवियस जो है वो औजार बनाना सीख गया था। होमो इरेक्टस मानव दोनों पैरों पर खड़ा होकर चलना प्रारंभ कर दिया था तथा इसने चकमक नामक पत्थर से के प्रयोग से आग की खोज की थी। मतलब ये पैर पे खड़ा होना सीख गया था, ये अपने पैरों पे खड़ा होना सीख गया था, जिम्मेदार हो गया था भाई। और आग की खोज की थी इसने चकमक नामक पत्थर से। ठीक है। अगला है निएंडरथल मानव जो कि जर्मनी में पाया गया था, जिसने सर्वप्रथम शव को दफनाना और वृक्षों की छाल से अपने शरीर को ढकना प्रारंभ किया। 3 चीज जर्मनी में पाया गया। ठीक है। शव को दफनाना सीख गया था, वृक्षों की छाल से अपने शरीर को ढकता था। एक है क्रोमैग्नॉन मानव, ये गुफाओं में रहता था, चित्रकारी करता था और इसी को आधुनिक मानव भी कहा जाता है। 3 चीज, गुफा में रहता था, चित्रकारी करता था, आधुनिक मानव कहा जाता है। ठीक है। अब हम मानव के बारे में कुछ और चीज़ देखते हैं। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम।
होमो सेपियंस। यह नाम कार्ल लिनियस ने दिया है। मानव के सबसे समीपी कवि चिंपैंजी को माना जाता है। मानव ने धातु के सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पाला। मानव द्वारा अनाज के रूप में सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया गया तथा खेती को सर्वप्रथम महिलाओं ने प्रारंभ किया। मतलब यहाँ कुछ चीजें देखना है, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस, ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, ठीक है। यह नाम जो है वो कार्ल लिनियस ने दिया था। होमो सेपियंस नाम कार्ल लिनियस ने दिया था। मानव के सबसे करीबी कपि मतलब बंदर कौन सा है? चिंपैंजी है, जिससे मानव की जो गतिविधियां हैं इससे थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। मानव से ये बहुत समीप माना जाता है, ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया, जानवर के रूप में कुत्ते को पाला और अनाज के रूप में जौ का उत्पादन किया, और खेती को सबसे पहले महिलाओं ने शुरू किया था, न कि पुरुषों ने। उसके बाद एक और चीज़ ये कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। तो ये याद रहना चाहिए कि जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भोपाल में है, इसका नाम अब बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, ठीक है। अब हम ये हमारा मानव उद्विकास एक तरीके से पूरा हुआ, जिसमें हमने देखा कि मानव उद्विकास का क्रम देखा, उसके बाद कुछ मानव के कुछ विशेषताएं थी वो देखा, फिर मानव के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, किस जानवर को पाला, कौन सी कृषि की, किसने कृषि की। उसके बाद एक राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है जो कि भोपाल में स्थित है, जिसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। अब हम पाषाण काल देखते हैं, ठीक है। पाषाण काल, पाषाण के औजारों, हथियारों एवं उपकरणों ने इस काल के मानव जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव डाला, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। मतलब सिंपल सा, पाषाण के बने औजारों, हथियारों और उपकरणों के कारण इस काल का जो मानव था उसके जीवन में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हुआ, इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसको खोजा किसने? तो भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर पाषाणकालीन औजार, हथियार एवं उपकरणों की खोज से की। मतलब किसने खोज की? तो पाषाण काल की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब की? 1863 में की। कहाँ से की? मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पाषाणकालीन औजार, हथियार और उपकरणों को खोजा, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई पाषाण के बने औजारों, हथियारों और उपकरणों ने इस काल के मानव के जीवन पर बहुत परिवर्तनकारी प्रभाव डाला था, इसीलिए पाषाण कहा जाता है। फिर हमने देखा कि इसकी खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में इसकी खोज की मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से। अब इस पूरे के पूरे पाषाण काल में उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर, ठीक है, उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पाषाण काल को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब अगर पूछा जाए कि इनके विभाजन का आधार क्या है, तो उपकरणों की विभिन्नता, जो विभिन्न प्रकार के औजार, हथियार, उपकरण मिले हैं हर काल में, उसी की विभिन्नता के आधार पर विभाजित किया गया। साथ ही साथ इसका एक विभाजन और हुआ है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने पाषाण काल को कोपेनहेगन सामग्री के आधार पर किसने किया है? क्रिश्चियन जर्गेसन ने, ठीक है, क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने पाषाण, कांस्य
और लौह का त्रियुगीय विभाजन 1820 में किया। मतलब ये जो सिंपल सा एक क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमसन थे, इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने पूरे के पूरे कालखंड को 3 भागों में डिवाइड किया। एक को कहा पाषाण काल, दूसरे को कहा काष्ठ युग, तीसरे को कहा लौह युग। और इन्होंने यह विभाजन 1820 में दिया और इनका आधार जो था वो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री थी। ठीक है, अब हम ये वाला देखते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जिसमें हम सबसे पहले पुरा पाषाण काल देखते हैं। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल का मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक था। औजार के रूप में चापर, चापिंग, पेबुल, क्लीवर, फलक, छेदनी, बेधनी, खुरचनी, ब्लेड का प्रयोग करते थे, जो क्वार्टजाइट, जैस्पर और फ्लेट पत्थरों से निर्मित होते थे। मतलब इसमें 3 चीज़ याद रखना है। क्या क्या? पहला तो ये कि ये जीते कैसे थे, जीने के लिए खाना जरूरी है, तो क्या खाते थे, कैसे खाते थे? तो ये आखेट करते थे और खाद्य संग्राहक करते थे। आखेट का मतलब ये जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, और भोजन सामग्री को इकट्ठा करते थे। कहीं से फल गिरा है तो कहीं कुछ और गिरा है, इस तरीके से इकट्ठा कर करके ये लोग खाते थे। ठीक है, और चूंकि हमने देखा कि पाषाण काल का विभाजन औजारों उपकरणों के आधार पर ही हुआ है, तो इसमें दूसरी विशेषता देखना है कि इनके में उपकरणों का कौन कौन औजारों का उपयोग ये लोग करते थे। तो चापर का उपयोग करते थे, चापिंग का उपयोग करते थे, पेबुल, क्लीवर, फलक, छेदनी, बेधनी, खुरचनी, ब्लेड, इतनी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और ये किस प्रकार के पत्थर से बने थे? तो ये क्वार्टजाइट, जैस्पर और फ्लेट जैसे पत्थरों से निर्मित थे। ठीक है, पुरा पाषाण काल के बारे में एक और बात ये कि पुरा पाषाण काल के मानव को आग का ज्ञान हो गया था, जो उच्च पुरा पाषाण काल में ही आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। ठीक है, सॉरी, मतलब 2 चीज़ इसमें है। पहला ये कि आग की खोज हो गई, दूसरा होमोसेपियंस जो था, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय भी पुरा पाषाण काल में ही हुआ। क्योंकि पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट किया गया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया ही गया है। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब पूरे के पूरे पाषाण काल को। फिर पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो जो ये उच्च पुरा पाषाण काल है, इसी के समय इसको इतना डिवीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। उच्च पुरा पाषाण काल में ही होमोसेपियंस का उदय हुआ था और पुरा पाषाण काल का मानव आग का ज्ञान हो गया था, मतलब वो आग की खोज कर ली थी। अब हम पाषाण काल से जो इम्पोर्टेंट चीज़ प्रश्न बन सकता है वो ये है कि पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं और कौन कौन सी वस्तुएं या चीज़ें पाषाण कालीन मिली हैं और कहाँ से मिली हैं। तो वो हम देखते हैं। अब तक जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में पुरा पाषाणकालीन स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से कुछ स्थल इस प्रकार हैं। जैसे भारत में पुरा पाषाणकालीन नर कंकाल नहीं मिला है। पुरा पाषाण काल का कोई नर कंकाल, किसी मानव का कंकाल नहीं मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के लोहादा नाला से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो 2 चीज़, पहला पुरा पाषाण काल में कोई नर कंकाल नहीं मिला है, दूसरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के लोहादा नाला से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अगला है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के किनारे मानव जीवाश्म के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मानव की खोपड़ी मिली है और ये मानव जो था वो होमो इरेक्टस मानव था। देखिए, पहले में हमने देखा कि कोई नरकंकाल नहीं मिला है, सही है, नरकंकाल नहीं मिला है, लेकिन मानव की खोपड़ी मिली है। और वो खोपड़ियाँ मिली कहाँ से है? वो खोपड़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, एक मिनट, वो खोपड़ी जो मिली है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से
होशंगाबाद जिले के नर्मदा नदी के किनारे मिली है। क्या मिली है? मानव जीवाश्म मिली है। मानव जीवाश्म में मानव की खोपड़ी मिली है और ये मानव जो था वो होमो इरेक्टस मानव था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मानव जीवाश्म के प्राचीनतम साक्ष्य पुरापाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित नर्मदा नदी के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र के कोल्डिहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जंगली एवं बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मतलब अब अगर हम देखें कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो कोल्डिहवा से मिला है। कोल्डिहवा से मिला है और इसमें चावल मिला है स्पेशली, और चावल में इसके दो किस्में मिली हैं, एक तो बोई जाने वाली और दूसरा जंगली। ठीक है, अगला हम देखते हैं तो तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से हैंडेक्स के साक्ष्य मिले। हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी। ठीक है, और दूसरा है मध्य प्रदेश के सिहावल से एस्चुअन परंपरा के साक्ष्य मिले हैं। एस्चुअन एक परंपरा थी जिसके साक्ष्य मध्य प्रदेश के सिहावल से मिले हैं। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो पुरापाषाणकालीन स्थलों से अब तक प्राप्त हुई हैं, जो लगातार प्रश्न बनती रही हैं। इनका एक बार हम रिवीजन करते हैं। देखिए ये पुरापाषाणकालीन स्थल का एक चित्र है पूरा। ठीक है, इसमें अब देखते हैं कि ये पुरापाषाण काल है। ये पुरापाषाण काल में स्पेशली देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इतने ऐसे क्षेत्र हैं जो कलर किए हुए हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से पुरापाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं मुख्य रूप से, और भी स्थल मिलते रहते रहे हैं। मुख्य रूप से ये मान चलिए कि यही राज्य हैं जहाँ से पुरापाषाणकालीन स्थल मिले हैं। इनमें से जो स्पेशल क्षेत्र हैं, कुछ स्पेशल क्षेत्र हैं जहाँ से कुछ स्पेशल चीज़ें मिली हैं पुरापाषाणकालीन, तो हम देखते हैं कि ये तमिलनाडु का देखते हैं कि तमिलनाडु में एक अतिरमपक्कम है। ठीक है, तमिलनाडु में जो है एक अतिरमपक्कम है, जहाँ से अतिरमपक्कम मद्रास में एक अतिरमपक्कम जगह है, और यहाँ से हमें हैंडेक्स के साक्ष्य मिले हैं। किसके? हैंडेक्स के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए कि तमिलनाडु के मद्रास के अतिरमपक्कम से हैंडेक्स के साक्ष्य मिले हैं, जो कि पुरापाषाणकालीन हैं। दूसरा हम देखते हैं मध्य प्रदेश में दो चीज़ें मिली हैं। पहला मानव जीवाश्म मिला है। पहला क्या मिला है? एक चीज़ मध्य प्रदेश से मानव जीवाश्म मिला है जिसमें मानव की खोपड़ी मिली है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं मध्य प्रदेश के सिहावल से एस्चुअन परंपरा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और यूपी के दो स्थल है जिसमें लोहादा नाला और कोल्डिहवा है। ठीक है, तो लोहादा नाला से क्या मिला है? लोहादा नाला मिर्जापुर से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और कोल्डिहवा बेलन घाटी से चावल और धान के साक्ष्य मिले हैं। तो एक पूरी नज़र में अगर देखें तो सिंपल सा पाषाण काल के ये 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं जो याद होने चाहिए। सिहावल से एस्चुअन परंपरा के साक्ष्य, कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य, लोहादा नाला से मातृ देवी की मूर्ति, और हथनौरा के होशंगाबाद से हमें मानव जीवाश्म मिला है। अतिरमपक्कम मद्रास से हैंडेक्स मिला है। सिहावल से एस्चुअन परंपरा के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा से चावल और धान के साक्ष्य मिले हैं। लोहादा नाला से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट पुरापाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाणकालीन उपकरणों की खोज 1867 ईस्वी में जॉन क्लाइव महोदय ने विंध्य क्षेत्र से की थी। इस काल के उपकरण औजार छोटे आकार के हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिपि
या सूक्ष्म पाषाणिक कहा जाता है, जिसमें ब्लेड, क्रोड, नुकीले औजार, समलंब त्रिभुजाकार और चंद्राकार औजार थे। ठीक है, इसमें हमें क्या याद रखना है? पहले तो ये याद रखना है कि पूरा पाषाणकालीन स्थल की खोज किसने की। ठीक है, पहले खोज याद रखना है, फिर इस काल के उपकरणों और औजारों के बारे में जानना है। खोज किसने की? तो 1867 में जॉन क्लाइव ने की। ठीक है, कहाँ से खोज की थी? बिंद क्षेत्र से खोज की थी। ठीक है, और उपकरणों की बात करें तो इस काल के जो औजार और उपकरण थे वो छोटे आकार के थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाणिक कहा जाता है। ये जो होते इसमें 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 इन इन इस कालखंड के औजारों और उपकरणों में ब्लेड, क्रोड, नुकीले औजार, समलंब त्रिभुजाकार और चंद्राकार औजार प्रमुख थे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से चीज़ें मिली हैं। तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागौर से और आदमगढ़ से। ठीक है, इनका पहला पालतू पशु कुत्ता था। किसका? मानव का। उसके बाद उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के रायसेनगंज के भीमबेटका से शैलचित्र मिले हैं। शैलचित्र के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के महदहा से मृगसिंह के छल्लों की माला, हड्डी के आभूषण एवं उपकरण, युग्मित समाधियाँ, स्तंभ गर्त चूल्हा के साक्ष्य मिले हैं। तथा सराय नहर्राय से गर्त चूल्हा, 4 लोगों की एक समाधि और दमदमा से 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात मध्य पाषाण काल के बारे में, तो इसी काल में सर्वप्रथम अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में अस्थिपंजर मध्य पाषाणकालीन मिले हैं। तो इसमें हमको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, इसकी खोज किसने की? तो जॉन क्लाइव ने की, बिंद क्षेत्र से की, 1867 में की। इस काल के जो औजार उपकरण थे इनको माइक्रोलिपिक कहा था क्योंकि ये छोटे आकार के होते थे। ठीक है, इनमें बहुत सारे हैं। और तीसरा हमको याद रखना है कि कौन कौन से मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो उनका एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं ये मैप से। ठीक है, इसमें देखिए भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्र हैं, एक आदमगढ़ है, दूसरा भीमबेटका है। ठीक है, आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और भीमबेटका के रायसेनगंज के भीमबेटका से शैलचित्र मिले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में 4 स्थान महत्वपूर्ण हैं। एक बार राजस्थान देख लेते हैं। राजस्थान में एक क्षेत्र है बागौर, भीलवाड़ा जिले के है, यहाँ भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो है वो 4 स्थल मिले हैं मुख्य रूप से, जिसमें से 3 प्रतापगढ़ में हैं। ठीक है, 3 जो है वो प्रतापगढ़ में है, जिसमें एक सराय नहर्राय है, सराय नहर्राय है जो प्रतापगढ़ में एक सराय नहर्राय जहाँ से गर्त चूल्हा और समाधि के साक्ष्य मिले हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें। और दमदमा जो कि प्रतापगढ़ में ही है, यहाँ से 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। और महदहा से मृगसिंह के छल्लों की माला, आभूषण, समाधि स्तंभ आदि के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद एक और स्थल है यूपी का संत कबीर नगर, यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। एक नज़र में पूरा देख लेते हैं। तो एक नज़र में ये है मध्य पाषाणकालीन स्थल, जिसमें हमने देखा कि पशुपालन के साक्ष्य 2 जगह से मिले हैं मध्य पाषाण काल में। एक बागौर से मिला है, दूसरा आदमगढ़ से मिला है। ठीक है, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान का है और आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से ही के भीमबेटका में से ही शैलचित्र मिले हैं। शैलचित्र के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मतलब अगर पूछा है कि सबसे पहला शैलचित्र कहाँ मिला है तो भीमबेटका में ही मिला है। और सबसे पहले पशुपालन यहाँ बागौर और आदमगढ़ में ही हो रहा है।
उसके बाद धान की खेती के साक्ष्य संत कबीर नगर से मिले हैं, क्योंकि धान की खेती तो हमने पूरा पाषाण काल में ही देख ली थी। ठीक है, उसके बाद और 3 और शहर हैं, 3 और ऐसे क्षेत्र हैं जो कि यूपी के हैं और यूपी के प्रतापगढ़ जिले से हैं। इसमें है सराय नहर राय। सराय नहर राय से हमें गर्त चूल्हा मिला है और समाधि मिली है। दमदमा है, दमदमा से हमको 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। महदहा है, महदहा से मृग सिंह के छल्लों की माला मिली है, आभूषण मिले हैं, समाधि मिली है, स्तंभ गर्त मिला है आदि, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा मध्य पाषाणकालीन स्थल जहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का मानव अनेक प्रकार के खाद्यान्न उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था तथा इस काल का मानव मृदभांड बनाना तथा तांबे के धातु से परिचित हो गया था। इस काल में परिवहन के लिए गाड़ी का आविष्कार हो चुका था। इस काल का मानव पत्थर की सुई की सहायता से मृग चर्म के वस्त्र पहनता था, मतलब बहुत टैलेंटेड हो चुका था इस काल का मानव। पहली चीज तो खाद्यान्न का जो उत्पादन था वो सीख गया था। ठीक है, दूसरी चीज मृदुभांड बनाना सीख गया था। तीसरी चीज धातु के रूप में तांबे का प्रयोग सीख गया था। ठीक है, गाड़ी का भी आविष्कार कर लिया था। BMW नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवहन के लिए एक छोटी मोटी गाड़ी तो बना ही लिया था। पत्थर की सुई की सहायता से ये लोग मृग चर्म, जो मृग होते थे उनके चमड़े से कपड़ा बना के पहनना सीख गए थे। ठीक है, ये इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि इन्होंने क्या क्या करा था। अब हम देखते हैं कि जो नवपाषाणकालीन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के गुफा कराल से गर्तावास, स्तंभ गर्त, मोटे अनाज, हड्डी की सुई, पशुपालन, कुम्भराहार की भट्ठी और मृदु भांडे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि बिहार के सारंग जिले के चिराद से पशुओं की हड्डी, जिसमें से अधिकतर हिरण की हड्डी के आभूषण मिले हैं। कहाँ से? बिहार के सारंग जिले के चिराद से पशुओं की हड्डी, स्पेशली हिरण के आभूषण मिले। अगला हम देखते हैं कि कर्नाटक के पिकनीहल और टेक्कलकोटा से राख का टीला, जिसे अंश टीला और आर्ष टीला भी कहा जाता है, उसके साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से गेहूं, जौ और राई के अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से जंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये एक तरीके से नवपाषाण काल था, जिसमें मानव खाद्यान्न उत्पादन करना सीख गया था, मृदुभांड बनाना, तांबे का प्रयोग, गाड़ी का आविष्कार, पत्थर की सुई से मृगचर्म के वस्त्र बनाना सीख गया था। और इस काल के बहुत सारे स्थल हैं जिनका हम शार्ट में मैप द्वारा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ से जम्मू कश्मीर में 2 स्थल हैं, स्पेशली नवपाषाण काल के मुख्य रूप से 2 स्थल हैं, जिसमें से एक बुर्जहोम है, दूसरा गुफ कराल है। बुर्जहोम और गुफ कराल। ठीक है, तो बुर्जहोम से क्या क्या मिला है? गर्तावास मिला है। ठीक है, गर्तावास का मतलब एक तरीके से ऐसा गड्ढा बनाते थे जिसमें मानव आवास रहता था। साथ ही साथ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, यानी कि जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से 2 चीज़ें मिली हैं, एक गर्तावास, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं जो प्रश्न बन सकता है, एक गर्तावास और दूसरा मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। गुफकराल से गर्तावास मिला है, स्तंभ गर्त मिला है, मोटा अनाज मिला है, हड्डी की सुई, पशुपालन, कुम्भराहार की भट्ठी और मृदुभांड के साक्ष्य मिला है। ठीक है, गुफकराल से इतनी चीज़ें मिली, लेकिन गुफकराल में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे हड्डी की सुई महत्वपूर्ण है। ठीक है, पशुपालन महत्वपूर्ण है और कुम्भराहार की भट्ठी, उसी भट्ठी है तो वहीं भट्ठी से मिट्टी के बर्तन बनेंगे, मृदुभांड। ठीक है, ये रहा जम्मू कश्मीर के स्थल। उसके बाद देखते हैं
कि ये चावल के साक्ष्य अगर देखें तो एक कोल्डी हवा से मिले हैं और दूसरा मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से। तो कोल्डी हवा जो कि प्रयागराज में है, यहाँ जंगली चावल मिला है, और मेहरगढ़ से जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जहाँ से जौ, राई, गेहूं और राई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि बिहार के सारंग जिले के चिराद से हड्डिया के आभूषण मिले हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा हिरण की हड्डी है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक के पिकनी हल या टेक्कलकोटा से राख का टीला मिला है। ये नवपाषाणकालीन स्थल हैं जिनको एक नज़र में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर से 2 हैं, बुरजहोम, गुफा कराल। ठीक है, बुरजहोम और गुफा कराल। फिर इसके बाद चावल के साक्ष्य 2 जगह से मिले हैं, मेहरगढ़ से, कोल्डी हवा से। बिहार में एक क्षेत्र है और एक कर्नाटक में है। ठीक है, बुरजहोम जो है वो बुरजहोम और गुफा कराल जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, यहाँ से बुरजहोम से गर्तावास, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य, और गुफा कराल से गर्तावास, स्तंभगर्त, मोटा अनाज और मुख्य रूप से हड्डी की सुई, पशुपालन और कुम्हार की भट्ठी मिली है। भट्ठी मिली है तो मृदुभांड भी होगा। चावल की बात करें तो कोल्डीहवा प्रयागराज से जंगली चावल मिला है, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से गेहूं, जौ और राई के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बिहार के सारंग जिले के चिराद से हड्डी के आभूषण मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हिरण की हड्डी के आभूषण है, और कर्नाटक के पिकनी हल टेक्कलकोटा से राख का टीला मिला है, जिसे अंश टीला या अर्श टीला भी कहा जाता है। इसमें से अधिकांश चीज़ों से प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा पाषाण काल, जिसमें हमने एक बार फिर से एक नज़र में रिवीजन कर लें। इसमें हमने 2 चीज़ें देखी, मानव उद्विकास और पाषाण काल। मानव उद्विकास में मानव का हमने ये क्रम देखा, ये क्रम याद होना चाहिए, जिसमें है कपी, रामापिथिकस, डायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हैवियस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो मैग्नन आधुनिक मानव। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को आदि मानव कहता था जो दक्षिण अफ्रीका में रहता था। होमो हैवियस औजार निर्माता था। होमो इरेक्टस खड़ा होना सीख गया था, आग जलाता था। निएंडरथल दसाव दफनाता था, वृक्षों की छाल पहनता था, जर्मनी में रहता था। क्रो मैग्नन मानव गुफा का निवासी था, यानी कि गुफा में निवास करता था और चित्रकारी भी करता था। ठीक है, और मानव के बारे में देखें तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। कार्ल लिनियस ने यह नाम दिया था। मानव का सबसे समीपी कपी चिंपैंजी है। तांबे के धातु के रूप में तांबे का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया। जानवर के रूप में कुत्ते को पाला, और कृषि में मानव ने जौ का प्रयोग सबसे पहले किया, और महिलाओं ने सबसे पहले खेती को प्रारंभ किया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, जिसका वर्तमान में नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे हम देखते हैं तो पाषाण काल, जिसमें औजारों और उपकरणों। पाषाण काल की खोज किसने की? 1863 में की, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया गया मुख्य रूप से। साथ ही क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमसन ने भी इसको 3 अलग भागों में डिवाइड किया, पाषाण काल और लौह युग में 1820 ईस्वी में। पाषाण काल में हमने देखा कि आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, चापर, चापिंग, टेबल, क्लीवर, फलक, छेदनी, बदनी, खुरचनी, ब्लेड का प्रयोग करता था। ठीक है, आग जलाना सीख गया था, और होमोसेपियंस मानव का उदय इसी में हुआ था। अगर इसमें पूरा पाषाणकालीन स्थलों की बात करें तो लोहादा नाला है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का लोहादा नाला है, जहाँ से उत्तरपुर के लोहादा नाला है, जहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। कोल्डीहवा से चावल और धान के साक्ष्य मिले हैं। सिहावल से एस्चुअन परंपरा के साक्ष्य मिले हैं। हथनौरा होशंगाबाद से मानव जीवाश्म मिला है, और मद्रास के अतिरमपक्कम से हैंडेक्स के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें तो 1867 में जॉन क्लाइव ने इसको खोजा था। ठीक है, और इसके स्थलों की बात सर्वप्रथम यहीं से अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। स्थलों की बात की जाए तो बागौर, भिलवाड़ा से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। सराय नहर राय से गर्त, चूल्हा समाधि के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा प्रतापगढ़ से 3 युग्मित समाधियां मिली हैं। महदहा से मृग श्रृंग के छल्लों की माला मिली है। आभूषण, समाधि, स्तंभगढ़ आदि मिले हैं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य, संत कबीर नगर यूपी से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश से शैल चित्र के साक्ष्य मिले हैं। फिर नवपाषाण काल की बात करें तो इस काल का मानव खाद्य उत्पादन करना सीख गया था। मृदु भांड बनाता था, तांबे की धातु के रूप में तांबे का प्रयोग करता था। गाड़ी का आविष्कार कर लिया था। पत्थर की सुई से मृग के चमड़ों का कपड़ा बनाना सीख गया था। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसके स्थलों की बात की जाए तो बुरजहोम, जहाँ से गर्तावास, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। गुफा कराल से गर्तावास मिला है। स्तंभगढ़, मोटा अनाज, हड्डी की सुई, पशुपालन,
कुम्हराहार की भट्टी और मृदु भांडे के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा प्रयागराज से गंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं और मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से गेहूं जौ राई के साक्ष्य मिले हैं। चिराद सारंग बिहार से हड्डी के आभूषण मिले हैं, जिसमें हिरण की हड्डी सर्वाधिक है। पिकनी टेक्कल कोटा कर्नाटक से राख का टीला या अंश टीला मिला है। तो इस तरीके से हमारा प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक पाषाण काल पूरा हुआ। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने हमारा एक्चुअली में उद्देश्य है कि फटाफट रिवीजन हो जाए। जो एक बार पढ़ा होगा उसको पढ़ने में ज़्यादा आसानी हुई होगी, जो नहीं पढ़ा होगा उसको भी आसानी ही होगी, समझ में आया होगा, उसको एक दो बार और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला चैप्टर हमारा होगा हड़प्पा सभ्यता। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।